दोस्तों मैं हूं राज पौडेल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि जर्नल बेयरिंग क्लियरेंस कैलकुलेशन मतलब जो टरबाइन का क्लियरेंस रहता है। मतलब हम लोग इस वीडियो के बाद में टोटल टरबाइन का क्लियरेंस के बारे में ही जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जर्नल बेयरिंग क्लियरेंस, थ्रस्ट बेयरिंग क्लियरेंस और टरबाइन एक्सपेंशन, उसके बाद टरबाइन रोटर टिप एंड कैसिंग का क्लियरेंस, जो भी है दोस्तों ये सभी चीज़ को कैलकुलेशन के साथ में समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जर्नल बेयरिंग से। दोस्तों मैं आज का इस वीडियो में जर्नल बेयरिंग क्लियरेंस कैलकुलेशन करके बताऊंगा कितना रहना चाहिए, ठीक है ना। और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर स्किप करते हुए इस वीडियो को देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों एक कैलकुलेशन करके निकलते हैं, इसमें फार्मूला रहता है। ये फार्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, जो यहाँ पे मैं क्लियरेंस लिया हूँ जितना, इसको कौन सा क्लियरेंस बोलते हैं, मतलब हर एक चीज़ पता रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों नॉर्मली टरबाइन जर्नल बेयरिंग का जो क्लियरेंस वैल्यू रहता है वो रहता है दोस्तों 0.10 mm से लेके 0.30 mm तक। मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हूँ, लेकिन नॉर्मल इंडस्ट्री में आप लोग को जो ये वैल्यू है जर्नल बेयरिंग क्लियरेंस का वैल्यू 0.10 mm से लेके 0.24 mm तक देखने को मिलता है। लेकिन ये किस में डिपेंड रहता है दोस्तों, टरबाइन मैन्युफैक्चर डिज़ाइन और उसका लोड का कंडीशन, उसका आरपीएम का कंडीशन, मतलब मेनली मैन्युफैक्चर डिजाइनिंग में ही क्लियरेंस से लेके हर चीज़ उसमें डिपेंड रहता है। लेकिन एक इंटरव्यू के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताना है तो आप लोग जर्नल बेयरिंग का जो क्लियरेंस है वो 0.10 mm से 0.30 mm का बीच में रहता है, ऐसे करके बता सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट रूप में देखिएगा तो हमको कैलकुलेशन करके निकालना होता है कि किस टरबाइन का क्लियरेंस कितना रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्लियरेंस अच्छा से पता करने के लिए OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर मैनुअल को आप लोग को पढ़ना होगा। अगर एक मशीन बना हुआ है तो उसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर मैनुअल करके हुए रहता है, उसमें उसका क्लियरेंस से लेके हर एक चीज़ उस मशीन के बारे में रिलेटेड चीज़ उसमें लिखवा रहता है। इसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरत है ऑपरेशन के टाइम में कोई भी इक्विपमेंट को। लेकिन एक नॉर्मल इंटरव्यू के लिए देना है तो हमको एक स्टैंडर्ड वैल्यू देना होता है, क्योंकि हर एक टरबाइन का पैरामीटर, हर एक टरबाइन का क्लियरेंस अलग अलग रहता है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि बेयरिंग का क्लियरेंस कितना रहता है। नॉर्मल वैल्यू कितना बोलना है आप लोग को इंटरव्यू के लिए, 0.10 mm से 0.30 mm। और मान लीजिए जो इसका फार्मूला है साफ्ट जर्नल बेयरिंग साफ्ट क्लियरेंस का फार्मूला रहता है दोस्तों कि सी मतलब क्लियरेंस है, ध्यान से देखिएगा, C = D मतलब डाया इंटू 0.0015। ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है या स्टैंडर्ड एक फार्मूला है जर्नल बेयरिंग क्लियरेंस के लिए। C मतलब क्या है, क्लियरेंस = डाया इंटू 0.0015। ये डाया क्या है, साफ्ट का डाया है, ठीक है ना। मान लीजिए और ये जो डिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंट ऑन साफ्ट डायमीटर एंड आरपीएम। दोस्तों जो आपका क्लियरेंस है ये साफ्ट डायमीटर और आरपीएम में डिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। साफ्ट का डायमीटर कितना है अपना, ठीक है, उसके बाद उसका आरपीएम कितना है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो एक साफ्ट है, एग्जांपल के लिए देखिएगा कि इफ़ द साफ्ट डायमीटर इज़ 120 mm, अगर साफ्ट का डायमीटर दोस्तों 120 mm है तो इसमें क्लियरेंस कितना होगा, जो जर्नल बेयरिंग लगा हुआ है यहाँ पे जर्नल बेयरिंग और साफ्ट के बीच में जो गैप है, जो क्लियरेंस है कितना आना चाहिए, ठीक है। सीधी सी फार्मूला है, हमने क्या किया था, फार्मूला जो था डाया इंटू 0.0015, यही था, ठीक, सीधी बात। 120 mm डाया है इंटू 0.0015 कर रहे हैं तो जो आ रहा है 0.18 mm। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि जो ये 0.18 mm आ रहा है ये कहाँ से आया, मतलब उस साफ्ट का डाया कितना था, 120 था, ठीक है ना। और उसमें हम लोग फार्मूला क्या है, डाया इंटू 0.0015 कर देंगे तो वो क्या आ रहा है, क्लियरेंस आ रहा है। अगर 120 mm का साफ्ट का डाया था तो उसमें जर्नल बेयरिंग और आपका साफ्ट के बीच में जो गैप है कितना है, कितना mm का क्लियरेंस है, 0.18 mm। ये क्या है, नॉर्मल रेंज है। देखिएगा दिस गैप इज विटल फॉर क्रिएटिंग अ हाइड्रोडायनामिक ऑयल फिल्म। मतलब दोस्तों जो एक साफ्ट है और वहाँ पे जर्नल बेयरिंग है, उस बीच का जो गैप रहता है, उस गैप में दोस्तों लुब्रिकेशन ऑयल क्या करता है, हाइड्रोडायनामिक ऑयल फिल्म का मतलब ये जो साफ्ट है और वो आयल है, ऐसे समझ लीजिए कि इस साफ्ट का जो गैप में आयल रहता है उसका ऊपर में साफ्ट तैरता है, साफ्ट तैरने वाला गैप करके हुए इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और इफ़ द क्लियरेंस इज टू टाइट द बेयरिंग विल ओवरहीट एंड द बेबिट मेटल विल बी मेल्ट। अगर दोस्तों क्लियरेंस ज़्यादा टाइट होगा, ज़्यादा कम होगा तो क्या हो सकता है, बेयरिंग ओवरहीट हो सकता है और बेबिट मेटल जो है मेल्ट हो सकता है। आप लोग जानते हैं टरबाइन का बेयरिंग बेबिट मेटल से बनता है। और दोस्तों इफ़ इट्स टू लूज द टरबाइन विल सफ़र हाई वाइब्रेशन। अगर जो एक क्लियरेंस है हाई होगा, ज़्यादा होगा, मान लीजिए 30
0.30 mm पहुंच गया तो क्या होगा कि टर्बाइन हाई वाइब्रेशन के साथ में गुजरेगा, ठीक है ना, टर्बाइन में हाई वाइब्रेशन आएगा। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ को अभी नोट कीजिएगा। जो वैल्यू है 0.10 mm से 0.30 mm जनरल बेयरिंग का क्लियरेंस वैल्यू रहता है। ये इतना एक नॉर्मल बता सकते हो इंटरव्यू के लिए, लेकिन एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस फार्मूला का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया, है ना, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो ये फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला जो था क्लियरेंस इक्वल टू डाया, है ना, डायामीटर इंटू 0.0015। ये जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला कोई रैंडम फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। इस फार्मूला की याद कीजिए, ये कोई रैंडम फार्मूला नहीं है। ये चीज़ दोस्तों लुब्रिकेटिंग इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकल से आया हुआ है। इंजीनियर ने एक चीज़ के बारे में रिसर्च किया, सर्च किया कि जो एक शाफ्ट है, रोटर का शाफ्ट और बेरिंग के बीच में एक आयल लुब्रिकेशन करता है, जहां पर एक शाफ्ट डायामीटर और आयल फिल्म जो गैप है उस बीच में एक छोटा सा फ्रिक्शन होता है। जो फ्रिक्शन है दोस्तों, इंजीनियर ने इस फ्रिक्शन को पाया कि 0.001 से 0.002 के बीच में, ठीक है ना। मतलब ये क्या होगा, 0.001 मिनिमम था, मैक्सिमम था 0.002, तो डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 2 कर देंगे तो जो एक एवरेज वैल्यू आएगा 0.0015। दोस्तों अब इसमें क्या हो गया है, ये मिनिमम, दोस्तों अगर मिनिमम क्लियरेंस देखना है तो 120 इंटू 0.001 करते हुए आप चेक कर सकते हैं कितना आता है। मैक्सिमम क्लियरेंस देखना है तो 120 इंटू 0.002 कर सकते हैं कितना आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोग एक एवरेज वैल्यू लेते हैं, इसलिए दोस्तों दोनों को प्लस करके 2 कर देंगे तो जो आएगा 0.0015 आता है। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, इंटू डाया कर देंगे तो उसमें क्या आएगा, क्लियरेंस आएगा कि उस शाफ्ट का क्लियरेंस कितना रहना चाहिए। दोस्तों जो क्लियरेंस आया था हम लोग कैलकुलेशन करके देखे थे, वो कौन सा क्लियरेंस है, रेडियल क्लियरेंस है या डायमेट्रिकल क्लियरेंस है, इसके बारे में थोड़ा आगे जाके और समझेंगे हम लोग। क्लियरेंस है इतना ही कैलकुलेशन के साथ में क्यों रखना है, ठीक है। अभी ये चीज़ समझेंगे कि जो क्लियरेंस है हम लोग शाफ्ट डाया इंटू 0.0015 इतना ही क्लियरेंस, इतना में ही क्यों रखना है, क्योंकि इसीलिए रखते हैं कि शाफ्ट जर्नल बेयरिंग से डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आएगा और शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में हाइड्रोडायनामिक ऑयल फील्ड मेंटेन होते रहता है, इसलिए हम लोग क्लियरेंस मेंटेन करते हैं। दोस्तों क्लियरेंस सही होने पे, अगर हम लोग क्लियरेंस को सही रखेंगे तो क्या होता है कि क्लियरेंस को दोस्तों सही होने पे होता ये है कि ऑयल का प्रेशर डेवलप होता है और शाफ्ट जो है स्मूथली रोटेट करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अगर जो है क्लियरेंस है कम हो गया तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, जिससे बेयरिंग ओवरहीट होगा, वेविड मेटल जो है मेल्ट हो सकता है और काफ़ी नुकसान हमको झेलने को मिलेगा। इसलिए क्लियरेंस मेंटेन करते हुए रखना बहुत ही ज़रूरत है। तो क्लियरेंस है बेस्ट होना चाहिए जहाँ पे ऑयल फिल गैप मिलते रहे और एक नॉर्मल वाइब्रेशन मेंटेन हो जाए, है ना, उतना क्लियरेंस रखना है। जो हम लोग कैलकुलेशन करके देखे थे 0.18 mm आया था, है ना, ये क्या है, अच्छा बेस्ट क्लियरेंस है उस टरबाइन के लिए जिसका शाफ्ट 120 mm का डाया था, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग जो ये फार्मूला में क्लियरेंस इक्वल टू डी इंटू 0.0015 करते हुए जो देखे थे 120 इंटू 0.0015 कर रहे थे, जो आया था 0.18 mm, ठीक है। ये कौन सा क्लियरेंस है, इसको क्या, ये क्लियरेंस का क्या नाम है, क्या कौन सा क्लियरेंस बोलेंगे इसको। दोस्तों तो क्लियरेंस है दो तरह से चेक करते हैं। सबसे पहला नंबर में है डायमेट्रिकल क्लियरेंस, ठीक है। दूसरा नंबर में है रेडियल क्लियरेंस, रेडियल क्लियरेंस, ठीक है, रेडियल क्लियरेंस। दोस्तों जो है डायमेट्रिकल क्लियरेंस है, डायमेट्रिकल क्लियरेंस का मतलब होता है शाफ्ट को, ठीक है ना, शाफ्ट को कोई एक, मतलब ऐसे समझ लीजिए शाफ्ट का आउटर डायमीटर और बेयरिंग का इनर डायमीटर, इस दोनों बीच में जो डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस, वो क्या है, डायमेट्रिकल क्लियरेंस है। जो दोस्तों 0.18 mm आ रहा है, जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला किसका है, डायमेट्रिकल क्लियरेंस का फार्मूला है, ठीक है। ये जो फार्मूला है और जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ये फार्मूला किसका है,
डायमेट्रिकल क्लियरेंस। और नॉर्मली प्रैक्टिकली रूप में 99% फील्ड में हम लोग डायमेट्रिकल क्लियरेंस को ही चेक करते हैं। और रेडियल क्लियरेंस का मतलब है शाफ्ट सेंटर से उसका कितना क्लियरेंस है, ठीक है। रेडियल क्लियरेंस होता है दोस्तों, डायमेट्रिकल क्लियरेंस, ठीक है, डायमेट्रिकल डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है ना। मतलब 0.18 mm का 2 कर दीजिए, जो आएगा वो क्या है, डायमेट्रिक रेडियल क्लियरेंस है, ठीक है। इसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। एक कौन सा क्लियरेंस था, डायमेट्रिकल क्लियरेंस। मतलब हम लोग टर्बाइन में जो क्लियरेंस चेक करते हैं, डायमेट्रिकल क्लियरेंस चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, इसके लिए दोस्तों हम लोग डायल गेज से भी चेक कर सकते हैं कि रोटर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ठीक, या रोटर जो बैठा हुआ है बेरिंग में वहाँ से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, मैक्सिमम जो ऊपर जा रहा है वो घड़ी कितना में जाएगा, 0.18 mm, ठीक है। और रेडियल क्लियरेंस देखने के लिए दोस्तों शाफ्ट को सेंटर से देखेंगे, ठीक है ना। सेंटर से कहीं एक साइड में कितना क्लियरेंस है, वो क्या है, रेडियल क्लियरेंस है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को जर्नल बेयरिंग का क्लियरेंस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि जर्नल बेयरिंग क्लियरेंस का वैल्यू कितना रहता है, तो आपको बताना है 0.10 mm से 0.30 mm, नॉर्मल बोल सकते हैं। और ये किस में डिपेंड रहता है दोस्तों, कि शाफ्ट डायमीटर RPM, ठीक है। और इसके लिए और बेस्ट देखना है तो OAM, ये मैनुअल देखना है कोई भी मशीन का, वहाँ पे क्लियर में लिखा हुआ रहता है कि उसमें कितना क्लियरेंस होता है, कितना क्या रहना चाहिए, मशीन के बारे में डिटेल चीज़ रहता है। लेकिन एक नॉर्मली बेसिक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड फार्मूला है क्लियरेंस के लिए। फार्मूला C, क्लियरेंस इक्वल टू डाया, शाफ्ट का डाया कितना है, शाफ्ट का डाया इंटू 0.0015 कर देंगे तो स्टैंडर्ड रूल अनुसार एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर थ्रस्ट बेयरिंग फ्लोट को लेकर, और थ्रस्ट बेयरिंग फ्लोट कितना रहना चाहिए उसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे।